हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन 2020 के स्किल टेस्ट के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और इस एग्ज़ाम के फॉर्म 10 अक्टूबर 2020 से 4 नवंबर 2020 के बीच में फिल किए जाएंगे। इसलिए जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपने फॉर्म फिल नहीं किए हैं और जो लोग इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिल कर दें। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को स्किल टेस्ट के बारे में बात करने से पहले फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो आप लोगों को स्किल टेस्ट से ही रिलेटेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होंगी अगर आप लोगों को स्टेनोग्राफी नहीं आती है। फर्स्टली, जब आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप लोगों को स्टेनोग्राफी आती है या नहीं। यस और नो को आप लोगों को चूज़ करना होता है। अगर आप लोगों को स्टेनोग्राफी आती है या नहीं आती है, आप लोगों को यस ऑप्शन को ही चूज़ करना है। आप लोगों को नो ऑप्शन को चूज़ नहीं करना है क्योंकि आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर रहे हैं। और जब आप लोग यस ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं तो आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग किस मीडियम के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट देना चाहेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन टेस्ट 2 मीडियम्स में कंडक्ट कराया जाता है, हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। अगर आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी चूज़ करते हैं तो आप लोगों का स्किल टेस्ट हिंदी में कंडक्ट होता है और अगर आप लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी चूज़ करते हैं तो आपका स्किल टेस्ट इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। केवल आप लोगों से फॉर्म भरते समय ही पूछा जाता है कि आप लोग स्किल टेस्ट किस मीडियम में देना पसंद करेंगे। उसके बाद एसएससी आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि आप लोगों को स्किल टेस्ट किस मीडियम में देना है। इसलिए आप लोग फॉर्म भरते समय सोच समझ कर फिर करें कि आप लोग को हिंदी स्टेनोग्राफी टेस्ट देना है या इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट देना है। जिन कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी आती है वो लोग अपना मीडियम बहुत आसानी से चूज़ कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को स्टेनोग्राफी नहीं आती है उन्हें यह समझने में दिक्कत होती है कि वो किस मीडियम से स्टेनोग्राफी फॉर्म फिल करें। अगर आप लोगों को हिंदी अच्छे से सुनना पढ़ना समझ में आती है तो आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी ऑप्शन चूज़ करें, चाहे आप लोगों को हिंदी स्टेनोग्राफी आती हो या नहीं। अगर आप लोगों को इंग्लिश अच्छे से पढ़ना सुनना समझ में आती है तो आप लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी को चूज़ करें, चाहे आप लोगों को इंग्लिश स्टेनोग्राफी आती हो या नहीं। ये पॉइंट उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें किसी भी तरह की स्टेनोग्राफी नहीं आती है। आप लोग फ्यूचर में स्टेनोग्राफी सीखने की सोच रहे हैं तो आप लोग अगर हिंदी को अच्छे से सुन पढ़ और समझ पाते हैं तो आप लोग को हिंदी स्टेनोग्राफी सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप लोग इंग्लिश को अच्छे से पढ़ सुन और समझ पाते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखने में आसानी होगी। इसलिए आप लोग अपनी इंग्लिश और हिंदी की समझ के आधार पर ही अपने मीडियम को चूज़ करें फॉर द स्टेनोग्राफी टेस्ट। इस फॉर्म को सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेनोग्राफी पोस्ट। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के फॉर्म में 2 तरह की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कराए जाते हैं। पहली है ग्रेड सी, दूसरी है ग्रेड डी। आप लोगों से फॉर्म में पूछा जाता है कि आप लोग ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप दोनों ग्रेड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आप दोनों ग्रेड्स के लिए चूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी एक पार्टिकुलर ग्रेड के लिए चूज़ कर सकते हैं। आप लोग इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करें, आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप दोनों ग्रेड्स के लिए भी चूज़ करेंगे तो आप लोगों को एक ही बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब सीबीटी देने जाना पड़ेगा। उसके बाद सीबीटी का रिजल्ट जब आता है तो आप लोगों को 2 कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती हैं, जिनमें से एक कट ऑफ लिस्ट होती है ग्रेड सी के लिए और दूसरी कट ऑफ लिस्ट होती है ग्रेड डी के लिए। इसलिए जब आप लोग फॉर्म भरें तो आप लोग चाहें तो दोनों ग्रेड्स को चूज़ कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को सीबीटी एक ही बार देने जाना होगा, बस आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट अलग अलग होगी। अगर आप लोगों का किसी एक लिस्ट में भी सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग स्टेनोग्राफी टेस्ट देने जा पाएंगे। अब यहाँ बात कर लेती हैं कट ऑफ के बारे में। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का कट ऑफ कम रहता है और ग्रेड सी का कट ऑफ ज़्यादा रहता है। मतलब ग्रेड डी को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को थोड़े कम मार्क्स लाने होते हैं ग्रेड सी की तुलना में। ग्रेड सी और ग्रेड डी के कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत थोड़ा अंतर यहाँ देखा जाता है। अगर किसी कैंडिडेट ने दोनों ग्रेड सी और ग्रेड डी से फॉर्म फिल किया होगा तो उसका केवल एक ही सीबीटी होगा, लेकिन जब ग्रेड सी और ग्रेड डी का कट ऑफ निकाला जाएगा तो उसका अगर दोनों ग्रेड्स का कट ऑफ निकल रहा होगा तो दोनों ग्रेड्स की लिस्ट में उसका नाम होगा और फिर उसे स्किल टेस्ट भी दोनों ग्रेड्स के लिए देने जाना होगा। यहाँ स्किल टेस्ट आप लोगों को दोनों ग्रेड्स की जॉब के लिए अलग अलग देने जाना होता है क्योंकि ग्रेड डी के लिए स्किल टेस्ट होता है 80 WPM की स्पीड से और ग्रेड सी के लिए स्किल टेस्ट होता है 100 WPM की स्पीड से। अब मैं बात करूँगी स्किल टेस्ट के बारे में। जिन कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी आती है वो लोग अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। वो लोग अपनी प्रैक्टिस को स्किप ना करें। वो ये ना सोचें कि अभी तो सीपीटी होगा, उसके ना जाने कितने टाइम बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है सीबीटी कंडक्ट होने के बाद स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी प्रैक्टिस में कमी ना रखें। आप लोग अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखें क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को खुद मालूम होगा कि आपकी मेहनत रंग ला रही है
और जब आपका एग्ज़ाम सर पर होगा तो आप लोगों को एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होगा कि आप लोगों का स्किल टेस्ट कैसा जाएगा, आप लोग लिख भी पाएंगे उसमें ठीक से या नहीं, आप लोगों की प्रैक्टिस ठीक से हो पाई है या नहीं। इसलिए जिन्हें स्टेनोग्राफी आती है वो लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, अपनी प्रैक्टिस को स्किप ना करें। वो लोग CBT के लिए भी प्रैक्टिस करते रहें और साथ ही स्टेनोग्राफी भी प्रैक्टिस में रखे रहें, अपनी स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस को ना छोड़ें। नेक्स्ट, उन कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेती हूँ जिन्हें स्टेनोग्राफी नहीं आती है। जैसा सभी जानते हैं, इस एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन आया है और ये एग्ज़ाम मार्च लास्ट में कंडक्ट होगा। मतलब करीब 5 मंथ्स सभी कैंडिडेट को मिलेंगे इस एग्जामिनेशन की CBT की तैयारी करने के लिए। SSC स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की CBT की तैयारी करने के लिए 5 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी कैंडिडेट अच्छे से अगर पढ़ाई करेगा रेगुलरली तो वो आराम से इतने लंबे टाइम की तैयारी में अपना CBT क्वालिफाई कर पाएगा। इस टाइम पीरियड में उस कैंडिडेट को इतना टाइम भी मिल जाएगा कि वो स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर सके और अपनी स्टेनोग्राफी स्किल को बेटर कर सके। अगर किसी कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी नहीं आती है तो वो लोग अभी से अपनी स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर दें। वो ये ना सोचे कि CBT कंडक्ट होने के बाद वो स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करेंगे। कई कैंडिडेट ये सोचते हैं कि हमें अभी स्टेनोग्राफी नहीं आती है लेकिन फॉर्म फिल कर देते हैं, CBT दे देंगे, अगर CBT निकल जाएगा तो हम लोग स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मली CBT कंडक्ट होने के बाद करीब 9-10 महीने हर कैंडिडेट को मिलते हैं स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि CBT कंडक्ट होने के 9-10 महीने बाद ही स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। और अगर कोई कैंडिडेट अच्छे से पढ़ने वाला होगा, पढ़ाई में इंटरेस्टेड होगा, मेहनती होगा, तो वो 9-10 महीने में स्टेनोग्राफी सीख सकता है। लेकिन अगर कोई एवरेज पर्सन है तो 9-10 महीने में स्टेनोग्राफी नहीं सीख सकता। कई कैंडिडेट मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि अगर हम 10-12 घंटे रोज स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस करें तो क्या हम स्टेनोग्राफी 2 महीने में सीख जाएंगे। तो मैं उन कैंडिडेट्स को बता देती हूँ, स्टेनोग्राफी इतनी आसान नहीं है कि आप लोग 10-12 घंटे रोज प्रैक्टिस करेंगे और 2 महीने में सीख जाएंगे। यह आप लोगों की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने टाइम में सीखेंगे। स्टेनोग्राफी कभी भी 12 घंटे रेगुलरली की ही नहीं जा सकती। अगर आप लोग 3 घंटे भी रेगुलरली स्टेनोग्राफी सीख कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों का सर इतना घूमने लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप लोग लिख क्या रहे हैं और सुन क्या रहे हैं। स्टेनोग्राफी 3 घंटे बाद मुझे तो खुद समझ में नहीं आती। अगर मैं 3 घंटे किसी दिन रेगुलरली स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस कर लेती हूँ तो मुझे उसके बाद स्टेनोग्राफी का एक वर्ड भी समझ में नहीं आता, चाहे मुझे स्टेनोग्राफी लिखने में कितनी अच्छी हैबिट क्यों ना हो, चाहे वो चैप्टर मैंने स्टेनोग्राफी का कितनी बारी प्रैक्टिस क्यों ना कर लिया हो। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि 12 घंटे लगातार स्टेनोग्राफी सीखी जा सकती है। आप लोग ब्रेक्स लेकर स्टेनोग्राफी ज़रूर सीख सकते हैं। जैसे आपने सुबह के टाइम पे 2 घंटे स्टेनोग्राफी कर ली और फिर आप शाम को 2 घंटे स्टेनोग्राफी कर रहे हैं, ऐसे आप स्टेनोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 2 महीने में स्टेनोग्राफी नहीं सीखी जा सकती। इसलिए जो कैंडिडेट SSC स्टेनोग्राफर 2020 का फॉर्म भर रहे हैं वो लोग अभी से अपनी स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर दें, जिससे करीब 3-4 महीने में उन लोगों के रूल्स बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। वो लोग पैनिक नहीं करेंगे। अगर आप लोग अभी से स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे पैनिक नहीं होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाई या आप लोगों को स्टेनोग्राफी ठीक से नहीं आ रही, आप लोगों की स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही। वो सब प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप लोग अभी से स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए जो भी कैंडिडेट नए हैं वो लोग अभी से अपनी स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग नए कैंडिडेट्स हैं और स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को करीब 3 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे स्टेनोग्राफी में। करीब 3 घंटे आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे स्टेनोग्राफी की तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में अपने रूल्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों की डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप लोगों की डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोगों की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने टाइम में कितनी स्पीड गेन कर रहे हैं। आप लोग जब रूल्स भी सीखते हैं तो हर कैंडिडेट की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में रूल्स सीख लेता है और कितने टाइम में डिक्टेशन लिखने लगता है, कितने टाइम में वो अपनी स्पीड में इंक्रीज करने लगता है। ये हर कैंडिडेट की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्टेनोग्राफी के बारे में कि ये टफ है या नहीं। मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को साफ बता दूँ स्टेनोग्राफी आसान नहीं है। कोई भी कैंडिडेट जो स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं वो लोग इसको हल्के में ना लें, सीरियसली अपनी स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर दें अभी से, जिन्हें स्टेनोग्राफी नहीं आती है। अगर आप लोग अभी से स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने स्किल टेस्ट के लिए। आप लोग नॉर्मली जो प्रैक्टिस अभी करेंगे वही प्रैक्टिस आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे करनी होगी। और अगर आप लोग लास्ट टाइम पे स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग पैनिक भी करेंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी ख़राब हो सकता है। मैं यहाँ किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन आगाह कर रही हूँ। किसी को भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ना ही आप लोगों को डी कॉन्फिडेंट होना है। आप लोगों को मॉडरेट रहना है।
आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, आप लोगों को अपनी सीपीटी की तैयारी अच्छी रखनी है। आप लोग सीपीटी के लिए भी डेली पढ़ाई करें और स्टेनोग्राफी सीखना भी स्टार्ट कर दें। रोज़ कम से कम 3 घंटे स्टेनोग्राफी करें। आप लोग चाहें तो 2 घंटे और 1 घंटे में अपने टाइम पीरियड को बांट लें। 2 घंटे स्टेनोग्राफी करें और फिर दूसरे टाइम पीरियड में 1 घंटे स्टेनोग्राफी करें। ऐसा आप लोगों को 1 दिन के अंदर ही करना है और रेगुलरली आप लोगों को ये रूटीन फॉलो करना है। ये रूटीन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो रेगुलरली स्टेनोग्राफी 3 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, और जो कैंडिडेट 3 घंटे रेगुलरली स्टेनोग्राफी करने में कैपेबल है वो लोग 3 घंटे रेगुलरली स्टेनोग्राफी करें, बीच में ब्रेक ना दें। नेक्स्ट सीबीटी के लिए हर कैंडिडेट को कम से कम 6-7 घंटे रोज़ पढ़ना होगा। यहाँ मैं टाइम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि मैम कितने टाइम पढ़ना होगा सीबीटी के लिए, कितना टाइम पढ़ना होगा स्टेनोग्राफी के लिए। स्टेनोग्राफी के लिए मैं मानती हूँ कि 3 घंटे तो रोज़ देने होंगे, लेकिन सीबीटी के लिए कई कैंडिडेट 6 से 7 घंटे से कम पढ़ेंगे, कई कैंडिडेट इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ भी हर कैंडिडेट की कैपेबिलिटी होती है पढ़ने की और सीखने की। किसी कैंडिडेट की कैपेबिलिटी ज़्यादा और किसी की कम होती है। वो आप लोगों के घंटे डिसाइड करेगा कि कितने घंटे आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है अपने टेस्ट की तैयारी के लिए। 6-7 घंटे मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। अगर आप लोग एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप लोग 6-7 घंटे रोज़ पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का सीबीटी आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है वो मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में ये सब डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को इसकी स्ट्रैटेजी अलग से बता दूंगी। इस वीडियो में मैंने केवल स्किल टेस्ट के बारे में इसलिए बात की जिससे आप लोगों के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।